स्क्रीन विजिबल है बेटा आप लोग को? यस सर। ठीक, तो आज बेटा हम लोग बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी की। बेसिक जो था इंट्रोडक्शन था स्टैटिस्टिक्स में, उसमें हम लोगों ने जो टर्मिनोलॉजीज थी उसके बारे में बात करी, इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की, हमने वो भी डिस्कस करा लास्ट क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे जो पहला स्टेप है इसका सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का इनिशियल पार्ट कहते हैं। यानी जब हमने कहा था दो तरह की स्टैटिस्टिक्स में, जब डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियली हम ज्यादा यूज करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, पहले इसको समझना जरूरी है। तो सेंट्रल टेंडेंसी जनरली बेसिकली क्या है, जो डेटा सेट होता है हमारा, उसमें हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी कि कोई भी अगर स्टैटिस्टिक्स लगाना है उसके पहले हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व चाहिए होगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस तरह का होना चाहिए, बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड कर्व इस तरह का होना चाहिए, बेल शेप्ड कर्व। अब जब बेल शेप्ड कर्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसकी सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मीडियन या मोड, ये जो सेंटर की लाइन है वो पता होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये पीक्ड है, फ्लैट है, यानी लेप्टोक्रेटिक है, क्रिप्टोक्रेटिक है, जो हम बात करेंगे आगे वैसा है, या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यानी पीक्ड उसका बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, और दोनों टेल्ड इक्विवेलेंट है, यानी जितना एरिया यहां कवर कर रहा है लेफ्ट साइड में, उतना ही एरिया कवर कर रहा है राइट साइड में। तो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली हम ये जो मीन मीडियन मोड हम कैलकुलेट करते हैं, उसका मेन लॉजिक यही है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारा जो डेटा सेट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। क्योंकि जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो पहले ही रिक्वायरमेंट हमारे पास है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम तभी कर सकते हैं जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यानी बेल शेप्ड कर्व अगर डेटा सेट हमारा बन रहा है तब तो हम आगे करेंगे, इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ जाएंगे। और अगर बेल शेप नहीं बन रहा है तो हमें इसमें डेटा को कुछ ट्रीटमेंट देना होगा। वो ट्रीटमेंट कुछ भी हो सकता है, लॉग निकाल लेते हैं, कभी कभी हम रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, ठीक है, और कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनसे हम उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कैसे हम डेटा को नॉर्मल करते हैं। तो अभी हमने जनरली क्या करना है, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है। अब सेंट्रल टेंडेंसी ये 5 तरह की होती है। मीन हम 3 तरह के कर सकते हैं, एक अर्थमेटिक मीन है, एक ज्योमेट्रिक मीन है, एक हार्मोनिक मीन है। इसके अलावा हमारे पास मीडियन होता है और मोड होता है। तो ये 5 चीजें अगर हम कैलकुलेट कर ले हर डेटा सेट में, ये जरूरी नहीं है सब पांचों करनी है, किसी भी एक को कर ले तो हमें वो सेंटर पॉइंट पता चल जाएगा जिसके आसपास डेटा सेट हमारा लैग कर रहा है या जिसके आसपास हमारा डेटा सेट है। तो वो अगर हमें सेंट्रल टेंडेंसी पता चल जाए तो हम आगे का काम हमारे लिए आसान हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन को अगर हम जनरल टर्म्स में कहें तो बेसिकली वो क्या है, ऑन एन एवरेज ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसकी एक एवरेज संख्या। यानी न्यूमेरिकल टर्म्स में कहें कि किसी भी जो डेटा सेट है उसकी एक एवरेज वैल्यू को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हमने कहा दो तरह के अर्थमेटिक मीन हो सकते हैं। एक तो होता है सिंपल डेटा यानी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, और एक होता है हमारे पास ग्रुप्ड डेटा होता है। सिंपल अर्थमेटिक एवरेज निकालने के लिए अगर हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सीधा सा फॉर्मूला अर्थमेटिक लाने का कि सिग्मा एक्स, यानी जितने हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हैं सबका समेशन कर दें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के हमने कहा स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स कितने कितने हैं, सारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन यानी 10 स्टूडेंट थी वो क्या हो गया, एन वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा हर इंडिविजुअल के मार्क्स अलग अलग होंगे, स्टूडेंट 1 के मार्क्स हो सकता है 35 हो, स्टूडेंट 2 के मार्क्स हो सकता है 55 हो, स्टूडेंट 3 इस तरह से 40 32 68 72 इस तरह से है। हमने क्या करा, सबसे पहले सबका समेशन कर लिया, और समेशन करने के बाद उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 10 है उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर समेशन हमारा 200 आ रहा है और उसको हमने डिवाइड करा 10 से, यानी हमारा ऑन एन एवरेज मार्क्स क्या है 20, यानी ऑन एन एवरेज हर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स क्या है 20 के आसपास रहते हैं। यानी जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या है 20 के आसपास वेरी करती, कुछ लोगों के 20 से ज्यादा होंगे और कुछ लोगों के 20 से कम होंगे। यानी जो हमारा अर्थमेटिक मीन है वो एक ऑन एन एवरेज डेटा फिगर हमें दे देता है कि हमारा जो डेटा सेट है वो किस तरह के ऑब्जर्वेशंस हमें मोस्टली मिल रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रुप्ड डेटा की बात करें, अलग अलग डेटा सेट की बात करें, तो इसे हम फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे हमने कहा बहुत सारे ग्रुप डेटा आगे हम आगे बात करेंगे कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से हमने कहा कि कार्ड्स की हम बात करें 52 कार्ड्स हैं तो उसमें हमने कहा कि अगर एस आ रहा है उसकी क्या होंगी फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी। ठीक है, क्वींस की कितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी अगर आ रही है, यहाँ पर तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी।
तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, और फिर उसका समेशन चाहिए हमें, और देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जनरली ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है क्या, ये आपका है फ्रीक्वेंसी का समेशन, यानी f1 प्लस f2 प्लस f3, ये जो है हमारा जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है ना, इनका समेशन है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ये जो फ्रीक्वेंसीज का समेशन है, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक, तो अगर ग्रुप्ड डेटा है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन उसका समेशन करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि टोटल समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। सिंपल फॉर्मूला उसे हम कह सकते हैं f1xi ऑब्लिक n, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसके बाद हम लोग बात करें कि इसके फायदे या मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या है किसी भी अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के। मेरिट्स की अगर हम पहले बात करें तो पहला अर्थमेटिक मीन का क्या, इजी है कैलकुलेट करना, हमने ऊपर फॉर्मूले में भी देखा, सिंपल फॉर्मूला है, जस्ट क्या करना है, समेशन करना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना इसके लिए, तो अर्थमेटिक मीन इजी है कंपैरिजन में बाकी जितने भी मेथड्स हैं। इसके अलावा द अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑल द आइटम वैल्यू। दूसरा, अर्थमेटिक मीन हमेशा हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करता है। देखिए यहाँ पर ऊपर फॉर्मूले में भी आपको दिख रहा है x1 x2 x3 x4 xn तक, यानी जितनी भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी भी हो, वो 100 हो, वो 200 हो, वो 1000 हो, वो 10,000 हो, सारी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को वो क्या करता है, कंसीडर करता है। यदि अगर हम किसी भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें कोई भी एलिमेंट हमने स्किप नहीं करा, सारे एलिमेंट्स को हमने लिया है। तो सबसे इसका बेनिफिट यही है कि अर्थमेटिक मीन हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट करता है। देन अर्थमेटिक मीन जो हमेशा होता है, कैन बी कैलकुलेटेड एनी टाइप ऑफ सीरीज, वो किसी तरह की भी सीरीज है, वो डिस्क्रीट है, वो कॉन्टिन्यूअस है, किसी भी तरह की सीरीज के लिए वो हम अर्थमेटिक मीन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अर्थमेटिक मीन इज नॉट इंडेफिनेट, कभी भी इंडेफिनेट नहीं हो सकता अर्थमेटिक मीन। ठीक है, देन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, जितने भी अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हैं वो अर्थमेटिक मीन में आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसके अलावा जो अदर सीरीज हैं उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन अर्थमेटिक मीन एक ऐसा मीन है जो भी हर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए रेडी है। यानी इसके अलावा आपको कुछ भी करना है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, तो वो आपके लिए अर्थमेटिक मीन सबसे इजी मेथड है। डीमेरिट्स की अगर बात करें तो क्या है, सिंस इट टेक्स इनटू कंडीशन ऑल द आइटम, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग अ नॉन रिस्पॉन्सिव रिजल्ट। जनरली इसमें क्या करता है, हर आइटम वैल्यूज को ले रहा है वो। अब हर आइटम वैल्यूज को लेने का मतलब है, जैसे हमने पहले कल भी बात करी थी कि हम जो भी डेटा सेट ले रहे हैं या हम पॉपुलेशन में केवल सैंपल ले रहे हैं। पॉपुलेशन क्या है, एक बहुत बड़ा सेट है, उसमें से एक छोटा सेट लेते हैं जिसे हम कहते हैं सैंपल। अब इस छोटे सेट पे हम स्टडी कर रहे हैं और उस छोटे सेट में भी कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो ऑब्जर्वेशन हमें नहीं देंगे या गलत दे देंगे। तो यहां पर अगर हम कह रहे हैं कि हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को हम स्टडी में ले रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो रिजल्ट है उसमें वेरिएशन आएगा, क्योंकि कुछ डेटा सेट या तो आंसर गलत दे देंगे या आंसर गलत सही नहीं या दे ही नहीं रहे हमें। इसका मतलब वो हमें कहीं ना कहीं जो हमारा कंक्लूजन है उससे क्या कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं। तो एक तो ये हो सकता है हमारे लिए सबसे बड़ा डिमेरिट्स इसका। दूसरा ये है कि द अर्थमेटिक मीन गिव अ रिजल्ट व्हिच इज नॉट टू बी फाउंड इन द सीरीज। जनरली कभी कभी अर्थमेटिक मीन में कोई ऐसा रिजल्ट भी आ जाता है जो सीरीज में किसी का नंबर नहीं था। जैसे हमने कहा 10 स्टूडेंट्स हैं, किसी के 25 मार्क्स हैं, किसी के हमने कहा 52 मार्क्स हैं, किसी के हमने कहा 35 है, इस तरह से है, और अर्थमेटिक मीन जब हमने निकाला तो वो आ गया 22। अब 22 जो वैल्यू आई है, वो जो भी हमने डेटा सेट दिया है इनमें से किसी की भी 22 मार्क्स नहीं थे। लेकिन क्योंकि हमने एक ऑन एन एवरेज निकाला था, तो वो क्या है, ऑन एन एवरेज कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो दो क्लोज वैल्यूज के बीच की कोई मिडिल वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन वो डेटा सेट का पार्ट है, ये जरूरी नहीं है। तो वो जो 22 वैल्यूज आई है वो हो सकता है उस डेटा सेट में किसी के भी मार्क्स ना आए हो। एक ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा ये है, समटाइम्स अर्थमेटिक मीन गिव्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू बिगर आइटम्स। जनरली इसमें दूसरा एक ये वेरी आता है कि अगर हमने जैसे मार्क्स लिया 10 स्टूडेंट्स का, किसी के मार्क्स 1 आए होंगे और किसी के मार्क्स 99 आए होंगे, तो अगर दो वैल्यूज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है या ग्रेटर और लोअर में जो वैल्यूज है उनमें डिफरेंस ज्यादा है, तो हमारा अर्थमेटिक मीन जो है उसमें जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा वेरी कर जाएंगे। यानी अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें और ऑन एन एवरेज यहाँ पर 60 आ गया, तो कुछ लोग जो थे वो 1 या 2 नंबर वाले भी थे, तो उसमें भी हमने एज्यूम कर लिया कि उनके ऑन एन एवरेज क्या है, 60 मार्क्स हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है बड़ा, कि अगर हमारे पास लार्जर वैल्यू और जो स्मॉलर वैल्यू है उसमें डिफरेंस ज्यादा है, तो ऑन एन एवरेज जो मिडिल वैल्यू होगी या जो ऑन एन एवरेज हम वैल्यू निकाल रहे हैं, उसका गैप जो होगा वो लोअर वैल्यू से बहुत ज्यादा होगा, यानी उनको प्रेफरेंस वहां पर मिल जाएगी। ठीक, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं अर्थमेटिक मीन के।
इसके अलावा अब हम एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लीजिए ये डेटा सेट हमारे पास दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन, ये कुछ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस दी हैं नंबर्स की, इनका हमें क्या करना है, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इन जो भी सीरीज है, ये नंबर्स है, इनको हमने पहले नोट कर लिया सिंगल बाय सिंगल। इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी देखी, जैसे हमने कहा 2, तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सिंगल बार आया, हमने लिख दिया 1। 3 यहाँ पर इस सीरीज में कितनी बार आया है, यहाँ पर सिंगल एक ही टाइम्स में है, 1 हमने कर दिया। देन 5 को हमने देखा सिंगल सीरीज में आया, 1 में कर दिया। देन आए 6 एक यहाँ पर आ रहा है आपका, इसके अलावा एक यहाँ पर आ रहा है और एक 6 यहाँ पर आ रहा है, यानी 3 बार 6 की फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने कर दी इसकी 3। इसके अलावा 7 पर हम आए, 7 हमने देखा, एक ये है हमारा 7, एक ये है 7 और एक ये 7 है, ठीक है, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। देन हम 8 पर आए, तो 8 क्या है हमारे पास, एक ये है एक ये है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी 2 हो गई। देन 9 की तरफ आए, तो 9 की फ्रीक्वेंसी क्या है, केवल ये है सिंगल, तो ये 1 हो गया। देन 10 की फ्रीक्वेंसी हमने देखी, 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, एक ये आ रहा है और एक आपका ये आ रहा है 10, ठीक है, तो 2 फ्रीक्वेंसी ये हो गई। देन 11 हमने देखा, 11 क्या है, सिंगल, एक ही बार ऑकर हुआ है, तो 11 हो गया। अब हमने कहा एन निकालना है, एन क्या है, फ्रीक्वेंसी का समेशन, तो फ्रीक्वेंसी का हमने समेशन कर लिया, वो क्या हो गया, एन। ये जो वैल्यू है, क्या करना है, अच्छा ठीक। तो बेटा ये जो एन है, ये क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है उनको एक तरह से हम क्या, फ्रीक्वेंसीज का समेशन, तो यहां से हमें एन मिल गया। अब हमने क्या कहा था, ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन चाहिए हर इंडिविजुअल का, तो एफ एक्स हमें चाहिए। तो एफ एक्स के लिए एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है 1, तो 2 इंटू 1, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट में आए हम, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है एफ, तो एफ एक्स कितना हो गया, 3 इंटू 1 यानी 3 हो गया। देन नेक्स्ट में आए एक्स है 5 आपका, फ्रीक्वेंसी है आपकी 1, देन फिर मल्टीप्लीकेशन करा हमने एफ एक्स का, वैल्यू आ गई 5। इसी तरह से आगे आया, एक्स की वैल्यू क्या है 6 और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है 3, तो एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन किया, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18। देन आगे आए एक्स की वैल्यू 7 है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी है 3, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया हमने, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 21। ठीक इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट पे आया, यहाँ पर आया 8 और यहाँ पर एफ की वैल्यू 2 है, आ गया 16। देन 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, देन 10 और 2 का मल्टीप्लीकेशन किया 20 आ गया, इसी तरह से 11 और 1 का मल्टीप्लीकेशन किया 11 आ गया। अब ये हमारे क्या आ गए, एफ एक्स आ गए। और अर्थमेटिक मीन का ऊपर फॉर्मूला हमसे क्या कहता था, समेशन, एफ एक्स का क्या कर दे समेशन, ये था ना सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन यानी सिग्मा एफ एक्स ये हो गया हमारा, इसका समेशन कर दिया, कितना आ रहा है, ये सिग्मा एफ एक्स है, ये जो है हमारा ये सिग्मा एफ एक्स है, ठीक। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 105, हमने 105 रख दिया। देन एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी समेशन किसका, फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना आया 15, तो 105 डिवाइडेड बाय 15, तो यानी अर्थमेटिक मीन हमारा कितना आ गया 7। यानी अगर ग्रुप डेटा है हमारे पास, तो सबसे पहले हमको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के बाद हमें क्या करनी है, उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स के बाद हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी सिग्मा एफ एक्स चाहिए, हर जितनी भी हमने मल्टीप्लीकेशन करे सबका समेशन। इसके अलावा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में जो फ्रीक्वेंसीज आई उनका समेशन, वो हो गया एन हमारा, उसको हम कैलकुलेट कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस आती हैं या इंडिविजुअल डेटा है, तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये वाला क्लियर है सबको? सर हाँ सर ये जो आपने किया सर, इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल हाँ डिजिट डायरेक्ट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। ठीक ठीक कर सकते हैं, डायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बस ये बताना चाह रहे हैं कितने डेटा सेट कितने तरह के हो सकते हैं, इसके शॉर्टकट मेथड भी अच्छा होते सर। हैं, तो शॉर्टकट मेथड से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वैसे बात करें सिंपल स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसके बाद क्लास इंटर वाले होते हैं, तो इसलिए हम ये छोटे छोटे बता रहे हैं आपको। बाकी आप डायरेक्ट ओके मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम फिर बात करें, ये तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होगी, इसके अलावा अगर हमारे पास क्लास इंटरवल में डेटा हो, यानी क्लास इंटरवल में कुछ इस तरह का डेटा सेट होगा, जैसे हमने कहा था टेबल गिवन बिलो गिव्स द डेटा ऑफ डेली वेजेस रिसीव्ड बाय 30 वर्कर्स इन सर्टेन फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है, उसमें 30 वर्कर्स काम करते हैं और उनके डेली वेजेस का जो डेटा सेट है वो दिया हुआ है। डेली वेजेस क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, रुपीज में, इतने इतने रुपीज इनको मिलते हैं, और नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी 13 से 15 की जो स्लैब है, यानी या तो 13 होंगे या 14 रुपए होंगे या 15 रुपए होंगे, वो कितने लोगों को मिलते हैं, 3 लोगों को, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं ये 3। इसी से 15 से 17 की स्लैब में कितने होंगे, 4 लोग हैं। 17 से 19 की स्लैब में कितने हैं, 4 लोग हैं।
ठीक है, ये जरूरी नहीं है किसी को 17 मिले हो, किसी को 18 मिले, किसी को नहीं। हो सकता है कि केवल सबको 18 रुपए मिले हो, वो 4 लोग हैं, या केवल सबको 19 रुपए मिले हो, वो 4 लोग हैं। लेकिन वो स्लैब हमने स्लैब में डिवाइड कर लिया, क्लास इंटरवल में कर दिया, और यानी इस रेंज में अगर ये आ रहे हैं तो वो नंबर ऑफ वर्कर्स इस वाले क्लास में आएंगे। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट में आए 19 से 21 की स्लैब में हमारे पास 2 हैं वर्कर्स, 21 से 23 की स्लैब में हमारे पास 8 वर्कर्स हैं, और 23 से 25 की स्लैब में हमारे पास 9 वर्कर्स हैं। अब हमें क्या करना है, इनका एवरेज डेली वेजेस पेड कैलकुलेट करना है, यानी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। नीचे हम इसको टेबल में फॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमारी पास क्या है, हमने कहा कि क्लास इंटरवल्स हैं। अब क्लास इंटरवल्स में हमेशा हमें क्या चाहिए होती, मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू क्या है, इस तरह से निकालते हैं कि जो पहली लोअर लिमिट है प्लस हायर लिमिट है, दोनों को सम कर दें और डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो हमारी क्या आ जाती, मिडिल वैल्यू आ जाती। तो ये मिडिल वैल्यू आपकी हो गई 28 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हो गई 14। ठीक, तो मिडिल वैल्यू आपकी क्या आ गई, 14। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में भी निकालेंगे, 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 आ गई 16, फिर 17 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 आ गई 18, 19 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2 आ गई 20, 21 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 2 आ गई 22, 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 आ गई 24। तो सबकी पहली मिडिल वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये जो मिडिल वैल्यू है ना, ये हमारी एक्स है, यानी ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो एक्स के थ्रू होता है, क्लास इंटरवल पे हम नहीं लगा सकते थे। तो इसलिए हमें क्या चाहिए थी, पहले इनकी मिडिल वैल्यू चाहिए थी। तो मिडिल वैल्यू के लिए हमने लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो जो भी रेंज है हमारी लोअर से हायर होगी, ये होगी लोअर रेंज और ये होगी हायर रेंज, दोनों का समेशन करके 2 से डिवाइड कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, आपकी लिमिट मिडिल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से मिडिल वैल्यू निकाल ली, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है सिंपल, फिर हमने वही फॉर्मूला लगाया, एफ एक्स मल्टीप्लीकेशन कर लिया एफ और एक्स का, 3 इंटू 14 42, 4 इंटू 16 64, 4 इंटू 18 72, इस तरह से करके निकाल लिया। ये है हमारा समेशन किसका, फ्रीक्वेंसीज का, जिसे हम कहें एन, और ये है समेशन हमारा किसका, एफ एक्स का, जिसे सिग्मा एफ एक्स हम कह सकते हैं। ठीक, फिर अर्थमेटिक फॉर्मूले में आ गए कि इनका समेशन डिवाइडेड बाय एन, तो सिग्मा एफ एक्स हमारा 610 आया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी फ्रीक्वेंसीज कितनी आई 30, दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन यहां पर आ गया 22.333। तो वही कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन जरूरी नहीं है कि उसमें से कोई, जैसे आप देखें यहां पर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को अगर हम देखें तो कोई भी वैल्यू 20.33 नहीं आई है, 20 तो आई है, 22 भी आई है, लेकिन 20.33 नहीं आई है। तो अर्थमेटिक मीन में जो हमने डीमेरिट्स की बात करी थी ऊपर, तो वही था कि जरूरी नहीं है कि जो अर्थमेटिक मीन हम निकालें वो कोई इंडिविजुअल डेटा सेट में वो वैल्यू हो। तो यहां पर देख रहे हैं हम कि वो डेटा सेट पे वैल्यू है ही नहीं जो हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, तो ये इसकी डिमेरिट्स में भी आ सकता है कि जरूरी नहीं है कि जो भी हमारी वैल्यू आई है वो एक ऑन एन एवरेज वैल्यू आई है, तो ये हमारी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट इसी तरह के एग्जांपल्स में आते हैं, इसमें बोल रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, फिर इसी तरह से क्लास इंटरवल्स हमें कुछ दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। ठीक, फिर हमने वही करा, ये इसकी मिडिल वैल्यू चाहिए, मिडिल वैल्यू या मिड वैल्यू जो है हमारी, वो फिर उसी तरह से निकलेगी कि जो लोअर लिमिट है प्लस हायर लिमिट है और डिवाइडेड बाय 2 हम कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, मिडिल वैल्यू आ जाएगी, वो आ गई 61, फिर यहाँ पर 64, फिर 67, फिर 70, फिर 73, इस तरह से मिडिल वैल्यू निकाल ली। फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर दी हुई थी सबकी, फ्रीक्वेंसी हमने जस्ट जो भी प्रॉब्लम में थी वो नोट कर ली। फिर एफ एक्स हमने निकाल लिया और यहाँ पर एन निकाल लिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दोनों का हमने डिवीजन कर दिया, तो हमारे पास फिर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा सिंपल मेथड। ये क्या है आपका सिंपल मेथड की अर्थमेटिक मीन अगर हमें निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो एक्चुअल में हमारे पास प्रॉब्लम आएगी वो इस तरह से आएगी कि कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाय अप्लाइंग एज्यूम मीन मेथड। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है कि एज्यूम मीन मेथड से आप क्या करिए, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करिए। अब ये एज्यूम मीन मेथड क्या है, उसका एक सिंपल मेथड हम आपको बता रहे हैं। जनरली डेटा सेट हमारे पास दिया है, क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, हमने ये आपको यहाँ पर डेटा सेट बना के दे दिया। ठीक, अब यहाँ पर हमसे सबसे पहले क्या कह रहा है, हमें मिड वैल्यू चाहिए यानी एक्स। तो एक्स का निकालने का फिर वही तरीका है कि जो क्लास इंटरवल है उसमें लोअर प्लस हायर डिवाइडेड बाय 2 जो हम कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इससे एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब एज्यूम मीन मेथड कहता है कि जो भी हमारा डेटा सेट आया है उसमें से किसी भी एक वैल्यू को आप क्या मान लीजिए,
मीन मान लीजिए, यानी मिडिल वैल्यू है, और उससे आप क्या करिए, डेविएशन निकालना है आपको बाकी ऑब्जर्वेशंस का। तो यहां पर तो हमारे पास ऑड सीरीज थी, ऑड सीरीज में हमने कहा कि यहां पर 1 2 3 4 5 हैं वैल्यूज, तो हमने कहा 2 ऊपर से और 2 नीचे से, तो मिडिल वैल्यू क्या हो गई आपकी 67, हमने ये एज्यूम कर ली। इसके अलावा अगर इवन सीरीज भी है तो भी आप कोई भी वैल्यूज ऊपर से 3 या नीचे से 3 जो भी आपकी मिडिल में आ रही हैं, और अगर मिडिल में नहीं आ रही हैं तो थर्ड के बाद जो भी आ रही है, अगर 6 ऑब्जर्वेशन है तो उसमें से आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, उसको आप एज्यूम मान लें, क्योंकि हमें जनरली क्या करना है, केवल डेविएशन निकालना है, तो वो वैल्यू केवल सीरीज की ही होनी चाहिए। तो सीरीज की ही वैल्यू, यानी जैसे 67 है, अब यहां हमें क्या करना है, इसका डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन कह रहा है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एक्स, एक्स यहां पर कितना है 61, माइनस एज्यूम मीन आपने क्या माना है 67 को, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 61 माइनस 67, तो वो कितनी हो गई माइनस की 6, माइनस की 6 आ गई। ठीक, यहां पर x की वैल्यू कितनी है 64, माइनस a की वैल्यू एज्यूम कितना करा हमने 67, दोनों को माइनस कर दिया, कितनी आई -3। यहां पर आए x की वैल्यू कितनी है 67, और मीन भी हमने एज्यूम किया कितना 67, वैल्यू कितनी हो गई 0। यहां पर आए x की वैल्यू कितनी है 67, a की वैल्यू कितनी है 70, डिडक्ट कर दिया हमने, आ गई 3। यहां पर क्या है, एक x की वैल्यू 73 माइनस a की वैल्यू कितनी है 67, आ गया 6। ये हमारा क्या आ गया डेविएशन, या जिसे हम d कहते हैं। अब ये जो d है, इसके लिए हम आगे क्या करते हैं, ये जो d है, अब हम क्या करेंगे आगे, इसका जो फॉर्मूला है h, d/h हमें चाहिए। h जो है वो क्या है, इन दोनों के बीच का गैप, यानी इन दोनों के बीच जो क्लास इंटरवल्स है वो, तो क्लास इंटरवल्स यहां पर क्या है 60 और 62, यानी कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, 1 2 और 3, इनके बीच में ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है, 3 आ रही हैं। तो 3 ऑब्जर्वेशन आ रही है, इसका मतलब h की वैल्यू कितनी होगी 3। h क्या है, इनके बीच का जो क्लास इंटरवल है यानी गैप, तो h की वैल्यू कितनी है यहां पर वो हमने निकाल ली। देन हम आए, अब हमने क्या करा, d/h करना है, हमें क्या करना है, सीधे सीधे बस क्या करना है, जो भी d वैल्यू आई है इनको क्या करना है, सीधे h से डिवाइड करते चले जाना है। यहां हमने किया 3 से डिवाइड, -2 आया, यहां 3 से डिवाइड किया -1 आया, यहां से डिवाइड किया 0 को, ठीक है 0, यहां पर डिवाइड किया 1 आया, यहां पर डिवाइड करा 2 आया, तो ये हमारी क्या आ गई, कैपिटल D की वैल्यू आ गई। अब ये जो आई है ये क्या है, एज्यूम मीन मेथड से हमारा डेविएशन हो गया है, यानी अब हमारे पास जो हम ऊपर बात कर रहे थे ना कि वेरिएशन बहुत ज्यादा आ जाता था, कि जो एक्चुअल वैल्यू है और जो अर्थमेटिक मीन है वो वैल्यू ज्यादा आ जाती थी, वो डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, f और d का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी f है हमारी फ्रीक्वेंसी और d हमने जो ये एज्यूम मीन मेथड ट्रीट करके हमने x की वैल्यूज निकाली हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया fd, यानी सिग्मा fd की वैल्यू, और ये है हमारा आपका, ये सिग्मा fd है, और ये आपका क्या आ गया, f आ गया 120। अब एज्यूम मीन मेथड का मतलब होता है कि एक क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी, जिसके आसपास क्या होगी, आपका डेटा सेट वेरी करेगा, तो हमने कहा वो मिनिमम वैल्यू क्या है 67, यानी इसके आसपास या इससे ज्यादा या इससे कम हो सकती है हमारी वैल्यू, लेकिन इसके आसपास ही रहेगी, तो वो हो गया एज्यूम, और प्लस सिग्मा एफ डी हमारी जो वैल्यू है ये 45, और डिवाइडेड बाय एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दोनों को कर दिया, आ रहा है हमारा 0.375, तो 0.375 क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो गया, यानी 67.375, यानी हमारी जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या होगा 67.375 के आसपास होगा, और ये वैल्यूज हमारी क्या आ रही, इस सीरीज की हमारी अर्थमेटिक मीन रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो एज्यूम मीन मेथड में बहुत सिंपल मेथड है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसमें क्या हमें करना है, सबसे पहले मिडिल वैल्यूज निकालनी है, फ्रीक्वेंसीज हमारे पास दी होंगी, इसके अलावा हमें डेविएशन निकालना होगा हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का जो हमने मीन माना है, जो भी हमने मीन माना है, इस माने यहाँ पे 67 माना है तो 67 से डिफरेंस। देन हमें क्या चाहिए, कैपिटल डी, कैपिटल डी क्या होता है, जो भी हमारा डेविएशन डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल की गैप, जो डेप्थ है जिसे हम कहते हैं, तो डेप्थ क्या है, यानी इनके बीच का गैप, तो 3 ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पर, तो इनके बीच का गैप 3 का है, तो हमने 3 से इसको डिवाइड करते चले गए, और ये हमारा क्या आ गया, फिर इनका समेशन हमने कर दिया एफ डी, तो एफ डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 45। अब 45 आने के बाद हमने क्या करा, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला कि डिफरेंस बिटवीन द अपर वैल्यू और क्लास नंबर वो ऊपर हो गया, हमने क्या करा, एज्यूम मीन एक मिडिल वैल्यू होगी जिसके आसपास हमारा डेटा वेरी करेगा, वो हमारी 67 हमने मानी है,
प्लस डेविएशन जो है वो डेविएशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा है, उस डेविएशन को सिग्मा एफ डी अपॉन एन से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, यानी अर्थमेटिक मीन हमारा हो गया 67.375। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? एज्यूम मीन मेथड बेटा यस सर। इजी है, एज्यूम मीन मेथड ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, किसी को कोई दिक्कत बेटा? हाँ सर। सर हाँ, सर उस एक बार वो स्क्रीन चलाइए। 1 मिनट। हाँ, सर इसमें जो एच है वो 3 मतलब उसमें लिखा कि डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का 62 माइनस 60, मतलब 2 ही तो ठीक। आएगा, फिर 3 क्यों लिया? क्या चीज? मतलब जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वही तो एच है। हाँ, वही एक्स है। एच एच तो 62 माइनस 60 यानी 2 ही आएगा, तो वहाँ पे एच वो 3 नहीं लिया नहीं गया नहीं ना। बेटा, देखो तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ ये कर रहे हो कि यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल में क्या है, ये जो है ये सीरीज कैसी है, यहाँ आया 60 से 62, उसके बाद यहाँ पर क्या 63 से 65 आ रहा है, 66 से हाँ। 68 आ रहा है, यानी बीच में गैप आ रहे हैं ना, तो वो गैप के लिए हमें क्या हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को काउंट करना होगा, तो 60, 61, 62 यानी 3 ऑब्जर्वेशन आएंगी यहाँ पर, क्योंकि गैप है बीच में। अगर अच्छा। यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो जाती, अब यहाँ पे 62 यहाँ पे 63 आ गई, तो जो हम लोग समेशन करते थे 0.5 ऐड करते थे, 0.5 माइनस करते थे, तो वो वाला हाँ सेट में तो आएगा, सीरीज कंटिन्यूअस बनानी है, तो इसी वजह से यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन आई है, ओके क्योंकि सर। सीरीज हमें कंटिन्यूअस बनानी है ना यहाँ पर, तो सीरीज कंटिन्यूअस हाँ बनाने के लिए हमारे पास गैप 3 का है यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इवन ऑड चल रहा है ना, ये 62, फिर यहाँ पर ये वो हो गई, सीरीज चेंज हो गई, अब हमें कंटिन्यूअस बनानी चाहिए, तो हम 0.5 का डिफरेंस भी तो लेते थे, तब उसको कंटिन्यूअस बनाते थे, इस वजह से ये जो हमारी सीरीज है यहाँ पर एच की वैल्यू यहाँ पर 3 आई है। अगर ओके केवल सर। सारी कॉन्टिन्यूअस होती तब तो सीधा सीधा है, अगर सारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज थी तब तो हमें कुछ करना ही नहीं था, हमने क्या करना था, सीधे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस निकाल लेते, तो वो तो सीधे सीधे आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सीरीज अलग अलग आ रही है और हमें कॉन्टिन्यूअस बनानी है उसको, इसलिए हमें यहाँ पर जो है 0.5 का वो समेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वैल्यू जो है एच की 3 आ रही है। ओके सर, थैंक ठीक है बेटा, सर यहाँ तक क्लियर है? हाँ, सर जैसे आपने 5 वैल्यू तो थर्ड ले लिया, अगर 6 दी होती तो सर थर्ड लेते कि 4 लेते तब? नहीं नहीं कोई भी, तो मान लीजिए ए यहाँ पर होता ए। 76 दी है, यहाँ पर एक और वैल्यू है 76 है, कह रहा हाँ हाँ। सीरीज में से ही कोई लेना, कोई जरूरी नहीं है मिडिल वैल्यू हो, तो हमने अच्छा, कहा कोई जैसे भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे ये कोई भी? हाँ कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए हमने इसको भी मान सकते थे एज्यूम मीन, एक सीरीज और है, मैंने कहा 76 अगली वैल्यू, तो इसको भी ले अच्छा, सकते हो, तो सर 70 को भी ले आंसर सकते दोनों में हो, कोई सेम भी ले आएगा? सकते हो, कोई भी ले सकते हो बेटा। सर आंसर सब में सेम आएगा ना? नहीं, इसमें कह रहा है एक एज्यूम मीन कह रहा है हमने माना है कि वो मिडिल वैल्यू है, अब अगर यहाँ माना। पे माना है ना, एज्यूम कह रहा है, मानने में यस ये कह रहा है सर। कि अगर यहाँ पे 6 सीरीज है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 के लिए मिडिल वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए 1 2 3, और 1 2 3 नीचे से भी चल रहे हैं ऊपर से भी चल रहे हैं, तो क्या हो रही है 67 और 70 के बीच में आ रही है, तो या तो हम 67 ले लें या 70 ले लें, क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं, एग्जैक्ट में हमारे पास वैल्यू है नहीं ना, तो हम एज्यूम कर रहे हैं, तो या तो हम 67 को मानेंगे या 70 को मानेंगे, इन दोनों में से किसी को भी मान लेंगे एज्यूम, और उससे फिर गैप, मेन लॉजिक हमारा ये है कि हमें क्या करना है, डेविएशन निकालना है बस केवल उस एज्यूम से, तो हम अगर 67 को मानेंगे तो भी हमारा डेविएशन सिमिलर ही आएगा, 70 को मानेंगे तो भी डेविएशन वही आएगा कैलकुलेट करने के बाद, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीरीज इवन है कि ऑड है, क्योंकि ये एज्यूम का मतलब है, यहाँ पर यहाँ हम मान रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एज्यूम पे है, एजम्पशन पे हमारा काम चल रहा है यहाँ पर। सर इससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये डेविएशन की बात कर रहे हो बहुत, क्योंकि ये देख रहे हो आंसर कितना आ रहा है 67.0735, अगर अगर आप 70 भी ले लोगे ना तो ये आंसर आ जाएगा 67.52, सर स्लाइट डिफरेंस माइन्यूट सा होता है, बहुत ज्यादा नहीं पॉइंट में होता, डिफरेंस आएगा खाली। बस पॉइंट में डिफरेंस होगा, पॉइंट बहुत में ज्यादा डिफरेंस डिफरेंस आएगा। नहीं आएगा, तो ऑन एन एवरेज हमारी जो वैल्यू है वो आसपास, क्योंकि अर्थमेटिक मीन पहले भी कह रहा है ना कि ये जो वैल्यू है ये जरूरी नहीं है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में आए, यानी 67.5 तो कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर, तो हम एज्यूम पे ही चल रहे हैं, तो पॉइंट में डिफरेंस आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा उस पर, तो आप किसी को माने, क्योंकि एज्यूम है, ये एज्यूम वर्ड ही मेन है, ये आप मान रहे हैं, तो मानने में आप कुछ भी करेंगे तो वो पॉइंट में स्लाइटली डिफरेंस आएगा, लेकिन आपका जो मेथड है वो सही है।
ठीक है, ये वाला नोट कर लीजिए और इसका आंसर हमें बताइएगा। ओके सर। ये नोट कर लीजिए और इसको कैलकुलेट करिएगा, कल डिस्कस करेंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो रेज्यूम भी निकालना है ना इसका? हाँ, एज्यूम मीन से निकालना है। सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखा दीजिए। सर ये वाली पीपीटी भेज दीजिए। ठीक, तो आज हम लोगों ने बेटा यहाँ पर चीजें पढ़ी। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, क्यों लॉजिक है, क्या हम इसको लगाते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसी में हम 5 तरह की चीजें करेंगे। अर्थमेटिक मीन करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन करेंगे, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक मीन लेके चले थे। सिंपल अर्थमेटिक एवरेज जो होता है वो जनरली या तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का है तो इस फॉर्मूले से निकल सकता है, अगर आपका ग्रुप डेटा है तो आपका इस फॉर्मूले से निकलता है। ठीक, इसके अलावा हमने बात करी मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है आपके अर्थमेटिक मीन की। देन फिर हमने बात करी अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने ये चीजें बताई। और अगर क्लास इंटरवल में है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह की चीजें हुई। इसके अलावा एक शॉर्टकट मेथड है एज्यूम मीन मेथड, वो हमने डिस्कस करा कि एज्यूम मीन मेथड से अगर हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल्स चाहिए, उनकी मिडिल वैल्यू चाहिए, मिडिल वैल्यू के बाद एक एज्यूम कर लेते हैं मीन। उस अर्थमेटिक मीन से हम क्या करते हैं, डिफरेंस या डेविएशन निकाल लेते हैं। डेविएशन के बाद उसमें हम उसे क्या करते हैं, क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद इनका FD मल्टीप्लाई करके समेशन निकाल लेते हैं। और उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है कि अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए एज्यूम मीन जो मिडिल वैल्यू हमने मानी है उसको, और प्लस जो सिग्मा FD अपॉन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी का जो आया है उसका डिविजिबल करके जो वैल्यू आती है उसको ऐड कर लेते हैं। वो अर्थमेटिक मीन हमारा कैलकुलेट कर देता है और इसे एज्यूम मीन मेथड से हम अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और इसके बाद का जो डिस्कशन है या जो हमने ये आपको प्रॉब्लम कल दी है इसको सॉल्व करिएगा, फिर यहाँ से हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक, इसमें किसी को प्रॉब्लम कुछ पूछना है किसी को? नो सर। बेटा स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं, 15-15 बच्चे आएंगे, कैसे काम चलेगा? सर सर ठंड सब हो सो रही रहे है इसलिए। ठंड हो रही तो बेटा ऑफलाइन क्लास में ठंड होती है, तो अब तो तुमको घर में बैठ के लेना है, अब ऑनलाइन क्लास में भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं।